सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो में हमने हरि कृष्ण प्रेमी जी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी को पढ़ना शुरू किया था और अब तक हमने पढ़ लिया था कि महाराणा लाखा जो हैं वो अपने सेनापति के द्वारा बूंदी के शासक राव हेमू के पास संदेश भिजवाते हैं कि वो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन राव हेमू उनसे कहते हैं कि बूंदी प्रेम का शासन मानने को तैयार है, लेकिन कोई उस पर जबरदस्ती या उसको हरा कर उसको अधीन करना चाहे तो वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और ये जानने के बाद महाराणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में चित्तौड़ की पराजय हो जाती है। उस पराजय को महाराणा लाखा बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते। वो अपने वंश पर, अपने कुल पर लगा हुआ कलंक का टीका मानते हैं और शपथ लेते हैं कि वो जब तक ससैन्य अपने सेना के साथ बूंदी के दुर्ग पर अधिकार ना कर लें, उसमें पर प्रवेश ना कर लें, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें उनके सेनापति अभय सिंह ये समझाते हैं कि युद्ध में हम विजय होंगे, लेकिन उसमें लंबा समय भी लग सकता है, इसलिए इतनी कठोर प्रतिज्ञा ना करें, क्योंकि लंबा समय लगने पर बिना अन्न और जल के उनके प्राण और उनकी सेहत को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आगे शुरू करते हैं। नृत्य में गान होता है, नृत्य मतलब पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आ रही होती है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इसने दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। चारनी एक गीत गाते हुए चली आ रही है, प्रवेश कर रही है, और इस गीत का अर्थ है कि ये रत्न जो है, राजपूत रूपी रत्न जो हैं, वो सागर से बहुत मुश्किल से निकाले गए हैं। विशाल सागर से जो रत्न निकलते हैं कितनी कठिनाई से, और उनको एक एक कर युगों से संभाल कर कोई रखता है और एक एक कर उसको जोड़कर एक माला तैयार करता है। उसी तरह ये जो राजपूत हैं, युगों से उनको संभाल कर प्रेम से उनकी एक प्रेम की माला तैयार की गई है। जी, उन्हीं राजपूतों से इस दुनिया में उजियाला फैला है, उनके प्रेम से, उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से। वो आग्रह करती है कि इस प्रेम की माला को, इन मोतियों की माला को मत तोड़ो, क्योंकि ये मोती जो हैं अपनी छाती में छेद कराते हैं। आपने देखा होगा मोती के बीच में छेद होता है, उसी छेद से धागा आर पार जाता है जिससे माला बनता है। तो अगर छाती में छेद होगा तो तकलीफ होगी, ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही है चारनी कि ये मोती जो हैं वो अपनी छाती में छेद कराकर फिर एक दूसरे से अपने दिल को मिलाकर एक हुए हैं। अर्थात बहुत सारे कष्टों को झेल कर ये राजपूत जो हैं दिल मिलाकर, मन को मिलाकर एक बन के रह रहे हैं। तो इनमें व्यर्थ क्यों भेद डाल रहे हो, इनके अंदर मतभेद क्यों पैदा कर रहे हो, जबरदस्ती युद्ध करके, जबरदस्ती अपने आप को श्रेष्ठ बताकर मत करो ऐसा। इन प्रेम के मोतियों को, इन राजपूत के प्रेम के मोतियों की माला को मत तोड़ो। और गाते गाते चारनी उस जगह प्रवेश करती है जहां महाराणा लाखा और अभय सिंह बात कर रहे हैं। महाराणा कहते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारनी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। महाराणा कहते हैं कि तुम कुछ कह रही थी चारनी, तुम कह रही थी कि संपूर्ण राजस्थान को एकता में बांधकर, एकता की श्रृंखला में, एक कड़ी में, एक धागे में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा महाराणा लाखा उनसे पूछते हैं। और साथ ही कहते हैं, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम श्रृंखला को बांधने की कोशिश कर रही हो, बोल रही हो, आदेश दे रही हो, लेकिन मैं जो हूँ, मैं उस श्रृंखला को, उस बंधन को, उस कड़ी को
तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। अर्थात मैं जो युद्ध करूँगा उससे उनके बीच हमेशा के लिए दुश्मनी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, जो उनमें प्रेम था वो खत्म हो जाएगा। चारनी कहती है, या आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर सबको विश्वास है। विवेक मतलब आपकी जो बुद्धि है उस पर सबको यकीन है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हारा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। वे कहती है कि मैं आपसे यह कहने आई हूँ कि हालांकि, यद्यपि मतलब हालांकि, जो हारा है वो शक्ति में और साधन में, अर्थात राज्य जो उनका है वो और उनकी जो सैन्य शक्ति है वो मेवाड़ से कम है, छोटा है। मेवाड़ बहुत उन्नत राज्य है, फिर भी वो जो हैं वो वीर हैं। मेवाड़ से किसी भी सूरत में वीरता में कम नहीं है। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं और वो अपनी कम साधन के साथ भी मेवाड़ को हमेशा सहायता देते रहे हैं, उनका साथ निभाते आए हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो, यानी कोई गलती हो गई हो, कोई दुस्साहस हो गया हो, तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहे। महाराणा उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि पहले से वो उनके साथ बहुत प्रेम भरा संबंध रखते आए हैं, ताकि ये संबंध बना रहे और राजपूत की जो शक्तियां हैं वो आपस में मिली रहे, अलग अलग ना हो। महाराणा कहते हैं, चारनी तुम बहुत देर आई। उनके कहने का मतलब है तुम आई, तुम्हारी बात शायद मैं मान जाता, लेकिन अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। प्रतिज्ञा मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सूर्यवंशी हूँ और मेरा मूल मंत्र, जीवन का मूल मंत्र है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ दूं। अभय सिंह बताते हैं, चारनी महाराणा ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत ना ले अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। चारनी सुनती है और कहती है दुर्भाग्य। फिर कुछ सोच कर कहती है, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो कहती है कि बहुत बुरी बात है, किस्मत खराब है हमारी कि युद्ध होने ही वाली है, आपने प्रतिज्ञा ले लिया है। फिर उसके बाद सोचती है, उसके मन में एक विचार आता है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इतना बड़ा युद्ध नहीं होने दूंगी। और फिर कहती है, देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं करेगा। अर्थात विद्वेष मतलब द्वेष की भावना, यानी ईर्ष्या की भावना जो है, लड़ाई की, क्रोध की जो भावना है, इस भावना को देश का कोई शुभ चिंतक नहीं चाहेगा कि वो फैले। अभय सिंह कहते हैं, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। अभय सिंह कहते हैं, किंतु उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपनी युद्ध नहीं करेंगे तो। चारनी कहती है, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? चारनी उनके पास अपनी योजना रखती है और कहती है कि ठीक है, इसका एक उपाय है कि आप लोग एक नकली बूंदी का दुर्ग तैयार करें और फिर उस पर आक्रमण करें, उसको विध्वंस यानी उसका नाश करें, और ऐसा करने से आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि महाराणा ने तो ये कहा था कि बूंदी के दुर्ग में उनको ससैन्य प्रवेश करना है। उन्होंने ये तो कहा नहीं था कि उन्हें राव हेमू को हराना है, उन्हें दुर्ग में प्रवेश करना है, तो वो कर सकते हैं। प्रस्ताव यानी मैंने जो ये प्रस्ताव रखा है, मैंने जो ये विचार रखा है, कि आपको स्वीकार है? महाराणा कहते हैं, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाराओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं उसको मान लूंगा, फिलहाल कुछ समय के लिए मैं नकली दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लूंगा, व्रत पूरा हो जाएगा मेरा। लेकिन हाराओं ने जो उद्दंडता की है, जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, उसका दंड दिए बगैर तो मुझे संतोष न मिलेगा, मेरे मन को शांति न मिलेगी। और फिर वो सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान हो जाता है वहां से और फिर पट परिवर्तन होता है। तीसरा दृश्य शुरू होता है। तीसरा दृश्य है चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा
और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश होता है। यानी कि नकली दुर्ग तैयार हो चुका है जो चित्तौड़ के ही एक जंगली प्रदेश के आसपास है और मुख्य दरवाजे के सामने ही महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह वहां आते हैं। अभय सिंह कहते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? वो महाराजा से जानना चाहते हैं कि सब कार्य पूर्ण हुआ। महाराणा कहते, क्यों ना बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। महाराणा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल एकदम बूंदी के दुर्ग की नकल है, हूबहू, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बना है। तो अब बन चुका है जब दुर्ग, तो अब इस पर चढ़ाई का खेल खेला जाए। खेल खेला जाए अर्थात ये नाटक है उसको जीतने की, क्योंकि वो उन्हीं के राज्य में है, नकली दुर्ग है, तो उसको जीतने के लिए सचमुच का युद्ध तो करना नहीं है, सिर्फ नाटक है, इसलिए इसको खेल बोल रहे हैं। तो ये उनको जीतने का खेल खेला जाए, चढ़ाई करना यानी कि उस पर आक्रमण करना, आक्रमण करने का खेल खेलते हैं हम लोग, नाटक करते हैं। और इस मिट्टी के, लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस मिट्टी के दुर्ग को अगर मिट्टी में मिला दें यानी नाश कर दें, मिट्टी में मिलाना मतलब नाश कर देना, कि इस मिट्टी के दुर्ग को अगर मैं नाश भी कर देता हूँ, मैं जीत भी जाता हूँ, तो भी मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी चैन तो मुझे नहीं मिलेगा, संतोष तो मुझे नहीं मिलेगा इस नकली दुर्ग को हराने से, नकली दुर्ग को जीतने से। लेकिन फिर भी जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर ली थी अपमान की वेदना में, हार के अपमान की वेदना में, दर्द में, तकलीफ में, उस विवेकहीन प्रतिज्ञा से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, यानी वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। विवेकहीन का मतलब बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि लगाए जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वो उनकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभी भी महाराणा बूंदी को जीतना जरूरी समझते हैं और वो कहते हैं कि फिर पहले अब प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आराम से सोचूंगा कि बूंदी को मेवाड़ का गुलाम कैसे बनाया जाए। बाध्य मतलब मजबूर। अभय सिंह कहते हैं, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। अभय सिंह कहते हैं, बिल्कुल आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। बूंदी के पठारों पर, यानी उस एरिया में पठार है, तो उन पठारों पर सिसोदिया यानी कि जो चित्तौड़ के राजपूत हैं उनका सिंहनाद होगा, यानी कि उनकी गर्जन वहां पर होगी। फिर महाराणा कहते हैं, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। महाराणा कहते हैं कि ठीक है, ये नाटक ही है युद्ध करने का, बूंदी के दुर्ग को जीतने का नाटक ही सही, लेकिन फिर भी उसमें किसी से तो युद्ध होना चाहिए, कोई तो प्रतिरोध यानी कि विरोध करने वाला कोई तो होना चाहिए वहां पे, जो हमारे रास्ते में रुकावट बने और हम युद्ध करें और जीते, ताकि कुछ तो नाटक ही सही, कुछ तो असलियत दिखे। अभय सिंह कहते हैं, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए, यानी असलियत होनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने इस विषय में सोचा है और मैंने ये सोचा है कि हमारे ही कुछ सैनिक इस दुर्ग के अंदर रहेंगे जो बंदूक से हम पर छूछे वार करेंगे, यानी खाली वार करेंगे, सिर्फ नाटक करेंगे वार करने का, अटैक करने का। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा, फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कहते हैं कि कुछ समय ऐसे ही नाटक करने के बाद, युद्ध का नाटक करने के बाद, मिट्टी के इस दुर्ग को हम लोग ध्वस्त कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और फिर कहते हैं कि तो अब हम लोग चले, सब कुछ तैयार हो गया, सारे प्लानिंग्स हो गई हैं, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर कहते हैं उसके बाद दोनों का प्रस्थान हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ वहीं पे प्रवेश होता है। वीर सिंह जो बूंदी का रहने वाला है, परंतु चित्तौड़ के सेना में एक सैनिक है और वहीं पे काम करता है, तो वो वहां पे प्रवेश करते हैं। वीर सिंह कहते हैं, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वो कहते हैं कि तुम देख रहे हो कि यह कौन सा इमारत है?
तो सब जानते हैं कि ये बूंदी का ही दुर्ग बना है। वीर सिंह कहते हैं और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? वीर सिंह कहते हैं कि वो इसको ध्वस्त करना चाहते हैं, इसको जीतना चाहते हैं, अपने अधीन करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा करने दें? क्योंकि ये तो हमारे वंश का, हमारी मातृभूमि का सम्मान है, उनका मान का मंदिर है, तो क्या हमें इसका अपमान होने देना चाहिए? इसको मिट्टी में मिलने देना चाहिए, यानी इसका नाश होने देना चाहिए? वो पूछना चाहते हैं। दूसरा साथी उनको कहता है किंतु ये तो नकली बूंदी है। वीर सिंह कहते हैं धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। वीर सिंह कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हें, जो तुम कह रहे हो कि ये नकली बूंदी है। अरे बूंदी का नाम भी है, तो उसका भी अपमान हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नकली सही, लेकिन ये बूंदी का प्रतिरूप है। बूंदी को हराने का कोशिश किया जा रहा है, उसका प्रतिरूप बनाया गया है, तो प्रतिरूप का भी अपमान बूंदी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो कह रहे हैं कि जहां एक भी हाड़ावंशी हो वो बूंदी का अपमान वहां पर नहीं देख पाएगा। तो महाराणा जो सोच रहे हैं कि ये नाटक होने वाला है, तो वो आज आश्चर्य के साथ देखेंगे कि ये सिर्फ खेल नहीं रहेगा, ये नाटक नहीं रहेगा। यहाँ का चप्पा चप्पा यानी एक एक जगह जो है, एक एक कोना जो है, वो सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगा, यानी कि भयंकर युद्ध होगा। तीसरा साथी कहता है लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? उनका कहने, तीसरे साथी के कहने का मतलब है कि हम लोग तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, तो क्या उनके विरोध में जाना हमारे नमक हरामी नहीं होगा? ये गद्दारी नहीं होगी महाराणा से? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो महाराणा के नमक से बना है, अर्थात हम उनका नमक खाते हैं, उनका उनके दिए हुए धन से हमारा पोषण होता है, हमारे परिवार का पोषण होता है, तो हमें उनकी इच्छा में व्याघात यानी विरोध, रुकावट नहीं डालना चाहिए। वीर सिंह कहते हैं और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? वो कहते हैं कि ठीक है कि हम उनके अधीन हैं, हमने उनका नमक खाया है, हमें उनसे वफादारी करनी चाहिए। नमक खाना मतलब वफादारी करना, हमारा नमक से बना है उनका शरीर, अर्थात हम उनके सेवक हैं, हम उनके अंदर काम करते हैं, जिससे उनके दिए हुए धन से, उनकी कृपा से हमारा पोषण होता है। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है, हमने उनका नमक खाया है, लेकिन जन्मभूमि के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। हम जन्मभूमि के धूल में खेल कर बड़े हुए हैं, वहाँ पे पले हैं, बढ़े हैं, वहाँ पे हमने जन्म लिया है, तो क्या हम अपनी जन्मभूमि का अपमान सहन कर सकते हैं? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। वो कहते हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, जब भी जरूरत पड़ी है मेवाड़ को, जब भी जरूरत पड़ी है उसकी स्वतंत्रता पर, जब भी संकट आया है, हम लोगों ने उनके लिए वफादारी प्रदर्शित किया है, हमने अपने नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। उसके अलावा उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हमने उनका नमक खाया है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी दोनों आपस में युद्ध कर रहे हों, दोनों में से किसी एक को हमें चुनना हो, किसी एक के सम्मान को हमें चुनना हो, तो हम निश्चित तौर पर महाराणा की तलवार उनके चरणों में रख देंगे, इज्जत के साथ उनकी नौकरी छोड़ देंगे। तलवार उनके चरणों में रखना मतलब कि हम उनकी नौकरी छोड़ देंगे, उनको कह देंगे कि हम आपका साथ नहीं दे सकते और चुपचाप विदा लेंगे बूंदी की ओर और उन्हीं बूंदी की तरफ से अपने प्राणों की बलि देंगे। और आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है, और आज ऐसा ही अवसर है कि मेवाड़ और बूंदी आमने सामने खड़े हैं और हमें चुनना है कि हमें बूंदी के हमें बूंदी का सम्मान बनाए रखना है अथवा नमक का कर्ज चुकाना है।
तो आज ऐसा ही अवसर आ चुका है और इस अवसर में मैं बूंदी के सम्मान को की रक्षा करना पसंद करूंगा। पहला साथी कहता है, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। पहले साथी उनकी साथियों को भी वीर सिंह की बात समझ में आ जाती है और वो भी जोश के साथ कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, बूंदी राज्य से ही हाड़ा वंशी तैयार हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसी से उनकी पहचान है और हाड़ा से ही बूंदी की पहचान है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे के बगैर नहीं बन सकता। यानी हाड़ा बूंदी के पहचान के बगैर कुछ नहीं है, बूंदी हाड़ाओं के सम्मान के बिना कुछ नहीं है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहते हैं, मेरे वीरों, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को छीन न होने देना। बच्चों, अग्नि कुल के अंगारे से मतलब है कि कहा जाता है कि एक बार परशुराम ने क्षत्रिय वंश का अंत कर दिया था धरती पर, तो महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था जिससे कि 4 क्षत्रिय पैदा हुए थे। यानी यज्ञ के अग्नि से जन्मे 4 क्षत्रिय, इसीलिए उन्हें अग्निकुल का वंशज कहा गया। और जो अभी भी राजपूत है उनको वो भी अपने आप को अग्निकुल का वंशज मानते हैं। ये आपकी सहायक पुस्तिका में डिटेल में दिया हुआ है शब्दार्थ में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अपने वंश की आभा को तुम लोग छीन मत होने देना। आभा मतलब चमक। अपने वंश की चमक को छीन मत होने देना, कम नहीं होने देना, कभी भी टूटने मत देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित ना होने देंगे। और इसलिए इस सम्मान को, अपने बूंदी के सम्मान को बचाने के लिए आज प्रतिज्ञा करो कि हम लोग इस पर मेवाड़ की राज पताका को, यानी कि उसके झंडे को, मेवाड़ के झंडे को इस बूंदी के नकली दुर्ग पर भी स्थापित नहीं होने देंगे जब तक हमारे प्राणों में प्राण हो। हम और सब लोग उसी समय कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। और वीर सिंह के इस ओजपूर्ण बात को सुनकर उसके सारे साथी कहते हैं कि हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक हमारे प्राण रहेंगे, प्राणों के रहते हम मेवाड़ का ध्वज यानी झंडा जो है वो बूंदी के दुर्ग पर नहीं फहराने देंगे। झंडा फहराने का अर्थ होता है बच्चों कि जिस जगह पर, जिस देश का झंडा फहराया गया हो वो उसके अधीन हो जाता है। यानी कि बूंदी पर अगर मेवाड़ का झंडा फहरा दिया जाएगा तो बूंदी मेवाड़ के अधीन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि मेवाड़ की राज्य पताका को नकली दुर्ग पर भी, बूंदी के नकली दुर्ग पर भी स्थापित नहीं होने देंगे। और यहाँ पर भी यही कसम खाया गया है कि मेवाड़ का ध्वज बूंदी के दुर्ग पर नहीं फहराने दिया जाएगा। वीर सिंह कहते हैं, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। फूला नहीं समाना एक मुहावरा है बहुत खुश हो जाने का। वीर सिंह उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे घमंड है, मुझे गर्व है आप लोगों पर, आपके विचारों पर, और बूंदी जो है आप जैसे देशभक्तों को पाकर खुशी से फूली नहीं समाती है। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। वह कह रहे हैं कि जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी यानी कि देश का सम्मान करने वाले, मान के लिए, सम्मान के लिए मर मिटने वाले पैदा होते हैं, उस बूंदी पर ये पूरा संसार आशीर्वाद का फूल बरसा रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। तो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि वीर सिंह अपने साथियों के साथ दुर्ग की रक्षा की तैयारी कर रहा है और वहीं अभय सिंह अपने सैनिकों के साथ बूंदी के नकली दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में कि किसकी जीत होती है और इसका क्या परिणाम होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।